वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम डीप सीक पे लगे हुए बैंड के बारे में बात करेंगे। फिर हम बिहार के बारे में बात करेंगे। आखिर बिहार ने ऐसी टेक्नोलॉजी ला दी जो कि अब तक पूरे इंडिया में कोई नहीं ला पाया। फिर हम बात करेंगे स्टारलिंक की, क्योंकि स्टारलिंक को सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल गए हैं और वो बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है, शायद अगले हफ्ते या अगले महीने में। फिर हम बात करेंगे वॉरेन बफेट की सबसे बड़े डोनेशन की, क्योंकि वॉरेन बफेट ने अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन किया है, वो भी सिंगल ईयर में। फिर हम बात करेंगे बिहार की वापस से, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई बहुत बड़ी पावर सेक्टर की प्राइवेट कंपनी अपना सेटअप करने जा रही है। फिर हम बात करेंगे मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की, और इसने भी कमाल करके दिखाया है, क्योंकि आज तक इंडिया में किसी भी शिपयार्ड कंपनी ने ये काम नहीं किया जो मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने करके दिखाया है। फिर हम बात करेंगे अडानी पावर की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है स्टारलिंक की, और इस बिजनेस न्यूज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टारलिंक इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर नजर रखता था। लेकिन अब पहले फिलहाल की न्यूज की बात करते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर वाली न्यूज बहुत पहले मैंने बताई थी। बट इस वक्त स्टारलिंक जो है, आपको पता है, एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है जो चाहती है कि वो दुनिया के कोने कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाए। लेकिन अब इंडिया में वो अपनी सर्विस शुरू करने के फाइनल स्टेज पे आ चुकी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी फाइनल स्टेज की न्यूज आएगी, जब भी स्टारलिंक लॉन्च होने वाला होगा, मैं उसके पहले ही आप तक वो बिजनेस न्यूज जरूर लेके आऊंगा, ताकि अगर आप वीआई में या फिर एयरटेल में इन्वेस्टेड हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से ले पाओ। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि स्टारलिंक अपने फाइनल स्टेज पे आ चुकी है, क्योंकि रेगुलेटर इन स्पेस ने स्टारलिंक को एक ड्राफ्ट ऑथराइजेशन लेटर दे दिया है। बस दोनों तरफ से सिग्नेचर होने की देरी है, यानी कि जैसे ही सिग्नेचर हो जाएगा ऑफिशियली स्टारलिंक अपने फाइनल स्टेज को पूरा करके सारे सिस्टम्स को लॉन्च कर सकता है, यानी कि फॉर्मल ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा अगर हम इसको टेक्निकली बोलें तो। और ये अप्रूवल मिलते ही स्टारलिंक यूटेलसेट वनवेब और जियो सैटेलाइट के बराबर हो जाएगी, जिनके पास ऑलरेडी ये परमिशन है। मतलब ये जो दो कंपनीज हैं, जियो सैटेलाइट और यूटेलसेट वनवेब, इन लोगों के पास ये जो अप्रूवल है वो ऑलरेडी है। अभी सिर्फ स्टारलिंक वेट कर रहा है कि जैसे ही ये अप्रूवल मिल जाए वो अपना काम स्टार्ट कर सके। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि रेगुलेटरी रेस में स्टारलिंक ने फिनिश लाइन छू ली है, लेकिन कॉमर्शियल लॉन्च के लिए अभी कुछ हर्डल्स बाकी हैं। और अब बात करते हैं आखिर हर्डल्स क्या है। हर्डल्स ये है, देखिए आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इंडिया के अंदर सिर्फ लाइसेंस लेना काफी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक लाइसेंस लेगा तो सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेट करना पड़ता है। स्टारलिंक को अपने अर्थ स्टेशंस, कंट्रोल सेंटर्स, ये सब कुछ इंडिया के अंदर ही बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ सिक्योरिटी कंप्लायंस से भी अप्रूवल मिलना जरूरी है। जब तक इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ये कंफर्म नहीं कर देती कि सिस्टम सिक्योर है, तब तक ये सर्विस लॉन्च नहीं हो सकती इंडिया के अंदर। तो अभी भी स्टारलिंक के पास कुछ समय या फिर कुछ हर्डल्स हैं, और मुझे लगता है कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ये स्टारलिंक को मना कर सकती हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टारलिंक को पहले भी वार्निंग मिल चुकी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1 साल पहले स्टारलिंक के कुछ टर्मिनल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर एरियाज में बिना प्रॉपर अप्रूवल के चल रहे थे, और इस पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया था। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डीओटी को इन्वेस्टिगेशन देने का ऑर्डर भी दे दिया था। तो अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग सारे डेटा ट्रैफिक इंडिया के गेटवेज के थ्रू ही रूट होनी चाहिए, और बॉर्डर के आसपास बफर जोन मेंटेन करना मैंडेटरी है। बफर जोन यानी कि आप डायरेक्ट बॉर्डर के पास अपना सैटेलाइट नहीं लेके जा सकते। बॉर्डर से कुछ किलोमीटर, कुछ मतलब डिस्टेंस का बफर लेना जरूरी है। मतलब अब अगर मैं पूरे बिजनेस न्यूज को कंक्लूड करूं तो बस कुछ स्टेप्स बचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और सिक्योरिटी एजेंसीज के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना। उसके बाद स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट लेकर के इंडिया में लॉन्च कर देगा, वो भी रिमोट विलेजेस से लेकर के सिटी रूफटॉप्स तक।
और प्राइसिंग क्या होगी? प्राइसिंग देखिए, आपका जो इंस्टॉलेशन किट है वो 33,000 के आसपास का आएगा, और जब वो किट आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद जो आपका मंथली प्लान है वो 3,000 से 4,200 रुपए तक पड़ेगा। अगली बिजनेस न्यूज है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने अपने जीवन का सबसे बड़ा डोनेशन दिया है। 94 साल के बफेट यानी कि 94 इयर्स के वॉरेन बफेट ने 2006 से ही अपने जो पैसे हैं, अपनी दौलत है, उसको डोनेट करना शुरू कर दिया था, और अब वो बर्कशायर हैथवे के मेजर शेयर होल्डर हैं। और ये जो डोनेशन है, आपको पता ही है, ये उनके लॉन्ग टर्म फिलेंथ्रोपी प्लान का हिस्सा है, क्योंकि आपने कई बार ये सुना होगा कि वॉरेन बफेट ने ये बोला है कि उनका 99.5% वेल्थ फ्यूचर में चैरिटी को जाएगा। तो ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि अब वॉरेन बफेट 94 इयर्स के हो गए हैं और वो शायद अब ज्यादा साल जिंदा न रहें, तो उन्होंने चैरिटी करने का फैसला ले लिया। और ये जो चैरिटी है, इसमें अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन के बर्कशायर हैथवे के शेयर्स जो हैं वो गेट्स फाउंडेशन और वो अपनी फैमिली चैरिटीज को देंगे। अगर मैं $6 बिलियन को रुपीस के टर्म में समझाऊं तो आप ऐसा समझ लो कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए वॉरेन बफेट ने डोनेट किए हैं, और इसमें 9.43 मिलियन शेयर्स गेट्स फाउंडेशन को जाएंगे, और जो लाखों के शेयर्स हैं उनकी वाइफ और उनके बच्चों की चैरिटीज को मिलेंगे, जैसे कि हॉवर्ड जी, शेरवुड, नोवो, ये सब जो चैरिटीज हैं उनको पैसे जाएंगे। अगली बिजनेस न्यूज है पावर सेक्टर से, और बिहार से भी ये रिलेटेड है न्यूज, तो शायद बिहार की किस्मत बदलने वाली है और बिहार में सबसे बड़ा इंडस्ट्री लग सकता है, क्योंकि अडानी, JSW, टोरेंट और बजाज ग्रुप की ललित पावर ने बिहार के बागलपुर में 28,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 2,400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने में इंटरेस्ट दिखाया है। और अगर ये पावर प्लांट लग जाता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन शायद ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट न भी करे, क्योंकि बिहार में प्रॉब्लम्स होती हैं वो चोरी की हो जाती है। जैसे अभी एक ब्रिज बना था बिहार में, तो बच्चे वहां का नट बोल्ट, जो फ्लाईओवर होता है उसके ऊपर नट बोल्ट लगा रहता है ना, तो उसको निकाल करके लेके जा रहे थे। मतलब कि तुम लोग चोरी करना चालू कर दिया है? ये शरीफ बच्चे देख लीजिए, नट खोलना भी से चालू कर दिया, पुल बना नहीं किया। तो ऐसा ना हो कि ये थर्मल पावर प्लांट है तो कोयले चोरी हो जाएं। तो ये कुछ रिस्क है बिजनेसेस को, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बहुत साल गुजर गए हैं, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और अभी बिहार को और बिहार के लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो बिहार का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर इन्वेस्टमेंट होगा। और इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 यूनिट्स होंगे और हर एक यूनिट 800 मेगावाट का होगा, और काम भी काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि 1,200 एकड़ का जो लैंड है वो ऑलरेडी एक्वायर किया जा चुका है, और जल्द ही हमें देखने में मिलेगा पावर सेक्टर बिहार में। और ये जो पावर है वो मेनली साउथ एंड नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दी जाएगी। अगली बिजनेस न्यूज है मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की। मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जो आज तक किसी भी इंडियन शिपयार्ड ने नहीं किया था। जी हाँ, अभी अभी मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड का 51% हिस्सा 452 करोड़ रुपीस में खरीदने का डिसीजन लिया है, और ये पहली बार है जब किसी इंडियन शिपयार्ड ने ओवरसीज शिपयार्ड को अक्वायर किया है। और इस डील से मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स को इंडियन ओशियन रीजन में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मिलेगी और वो ग्लोबल शिप बिल्डिंग प्लेयर बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो कोलंबो डॉकयार्ड की जो कैपेसिटी है, लोकेशन है, और मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स का जो टेक्नोलॉजी है, ये सब एक साथ मिल करके दोनों कंपनीज के लिए ग्रोथ का एक अच्छा मौका बन सकते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी पावर की, और ये अडानी पावर के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि बांग्लादेश ने अडानी पावर को $384 मिलियन का रीपेमेंट किया है, जो 2017 के पावर डील के अंडर आउटस्टैंडिंग ड्यूज का एक बहुत मेजर हिस्सा था। अब $384 मिलियन यानी कि मान लो आप 3,200 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये आउटस्टैंडिंग
जो अमाउंट था, क्योंकि आप सोचो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 6 साल के आसपास का समय। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, उसके वजह से ऑयल, कोल ये सब महंगे हो रहे थे, तो बांग्लादेश इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था ये सारी चीजें। साथ ही साथ जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, सरकार बदल जा रही थी, आपने देखा था शेख हसीना, फिर उनके गवर्नमेंट को कैसे उखाड़ के फेंका गया, साथ ही साथ स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। तो इन सब चीजों के वजह से वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई थी, और प्रेशर में आने के वजह से बांग्लादेश जो है वो अडानी पावर को पैसे नहीं दे रहा था। फिर अडानी पावर ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कट कर दिया, यानी कि आधी कर दी इलेक्ट्रिसिटी। और फिर अडानी ने लेट फीस $20 मिलियन माफ करने की भी बात की, अगर पेमेंट्स टाइम पे होती रही तो। और इन सब का सॉल्यूशन निकाला बांग्लादेश ने IMF से $3 बिलियन का लोन लेकर के। अगली बिजनेस न्यूज है बिहार की, और बिहार ने वो करके दिखा दिया है जो पूरा देश नहीं कर पाया, और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत हो जाना ये सुन करके, क्योंकि बिहार ने म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए इंडिया का पहला मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और ये सिस्टम स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बूथ तक नहीं जा पाते, जैसे सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल्ड लोग, प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे स्टेट में जाकर के जॉब कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे यार बिहार के लोगों ने ये बनाया है तो फिर ये सिस्टम हैक हो जाएगा, वोटिंग में जो है वो मैनिपुलेशन कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, फेस रिकॉग्निशन का सिस्टम है, OCR और ऑडिट ट्रायल जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है ताकि वोटिंग को सिक्योर किया जा सके। और अगर आप इससे वोटिंग देना चाहते हो तो वोट ESEC BHR ऐप से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से होती है। और अब तक ऑलरेडी 10,000 लोग इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो चुके हैं और 50,000 लोग इस ऐप का यूज करके वोट दे सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होगे यार सिर्फ 50,000 लोग ही वोट दे सकते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ इस ऐप का। देखिए ये जो ऐप है वो अभी पायलट रन में है, तो मैक्सिमम 50,000 लोगों को ही अलाउ किया गया है और वो अभी ट्रायल कर रहे हैं। जब ये ट्रायल पूरा हो जाएगा, हर एक चीज अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी, तो फिर फ्यूचर में इसको अच्छे से लॉन्च किया जाएगा और फिर पूरे स्टेट लेवल या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरे नेशनल लेवल पे इस ऐप का यूज करके इलेक्शन किया जाए। अगली बिजनेस न्यूज है डीप सीक की, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप जब भी लाइक करते हो तो हमारी वीडियोस और लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि आप लोग शेयर करना पसंद नहीं करते हो तो शेयर से और ज्यादा लोगों तक पहुंचता। तो एटलीस्ट आप लाइक जरूर करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज लाके दूं तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर सकते हो। तो न्यूज ये है कि जर्मनी के डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर ने एप्पल और गूगल को ये बोला है कि वो चाइनीज AI कंपनी डीप सीक का ऐप जर्मनी के ऐप स्टोर से हटा दे। और ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जर्मनी का कहना है कि डीप सीक इलीगली जर्मन यूजर्स का पर्सनल डेटा चाइना भेज रहा है, और चाइना में जो डेटा प्रोटेक्शन है वो यूरोपियन यूनियन जितना स्ट्रांग नहीं है। यूरोपियन यूनियन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये 27 देशों का एक ग्रुप है। और आपको चाइना के लॉ के बारे में भी नहीं पता होगा तो मैं आपको वो भी बताता हूं। देखिए जर्मनी इतना परेशान क्यों है और जर्मनी बैन क्यों कर रहा है, क्योंकि जर्मनी को चाइना के लॉ के बारे में पता है। चाइनीज लॉ के अकॉर्डिंग चाइना की अथॉरिटीज को ये हक है, ये उनके पास पावर है कि वो किसी भी डेटा का डायरेक्ट एक्सेस ले सकती हैं। यानी कि चाहे आप Amazon जैसी कंपनी हो, गूगल जैसी कंपनी हो, TCS जैसी कंपनी हो, अगर आप चाहो तो आप किसी भी यूजर का डेटा उन कंपनी से डायरेक्ट ले सकते हो। तो इस चीज का चिंता कर रहा है जर्मनी, और जर्मनी नहीं चाहता कि वो अपने देश के यूजर्स का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को दे। और जर्मनी एक लौता कंट्री नहीं है, यूरोप में भी कई सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हुई हैं। जैसे इटली ने पहले ही डीप सीक को बैन कर दिया है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड ने गवर्नमेंट डिवाइसेस पर डीप सीक ऐप को यूज करने पे बैन लगा रखा है, क्योंकि आपको पता है चाइना किस तरह का डर्टी गेम खेलता है लोगों के साथ। यहाँ तक कि एक कंट्री थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उस कंट्री ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था चाइना को कि वो संसद भवन बनाए उस कंट्री के लिए। तो चाइना क्या करता था, जो संसद में बातचीत चली या फिर जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं जो मीडिया में नहीं आते, जो किसी भी कंट्री को
दिखाया नहीं जाता, वहां का भी इंफॉर्मेशन चाइना के पास जा रहा था, क्योंकि चाइना ने माइक्स, कैमरा ये सब इंस्टॉल कर रखा था। अब आई डोंट नो ये न्यूज कितनी एक्यूरेट है, क्योंकि ये न्यूज मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। तो ये प्रॉब्लम है चाइना के साथ। और बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने भी ये एडवाइजरी दी है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस ऐप को यूज करने के लिए दूर रहें या फिर अवॉइड करें। स्पेन और यूके में अभी ये ऐप मॉनिटरिंग मोड में चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स है डीप सीक के साथ। और भारत ने भी ये बोला था, स्पेशली इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला था कि आप डीप सीक या फिर ओपन एआई जैसे किसी भी ऐप का यूज नहीं कर सकते। मतलब कि हम लोगों को नहीं, जो नॉर्मल यूजर हैं उनके लिए मनाही नहीं थी। मनाही थी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, उनको ये सारे ऐप्स नहीं यूज करने हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर देना कि मैं अपने नरेशन में और क्या चेंजेस करूं ताकि आपको हमारी बिजनेस न्यूज और अच्छे से समझ में आए। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।